नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। जस्ट टीवी के दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। भारत में इन दिनों शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर एक काफी बड़ा हंगामा देखने को मिल रहा है। इस फिल्म के नाम पठान को लेकर मुस्लिम उलेमा ये दावा कर रहे हैं कि पठान जाति का अपमान किया गया है, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं शाहरुख खान। जबकि फिल्म के एक गाने बेशरम रंग को लेकर दीपिका पादुकोण को भी काफी खरी खोटी सुनाई जा रही है। दीपिका के भगवा बिकनी पर काफी हो हल्ला मचाया जा रहा है। दीपिका को टुकड़े टुकड़े गैंग का बताकर उनकी फिल्म के बहिष्कार की मांग की जाने लगी है। इस विवाद में शुक्रवार को अभिनेत्री स्वरा भास्कर की भी एंट्री हो गई और साथ ही साथ भाजपा की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की भी एंट्री हो गई है। स्वरा ने ट्वीट के जरिए सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधा है और पूछा है कि कुछ काम कर ले तो बेहतर होगा, बजाय कि अभिनेत्रियों के कपड़े देखे। वहीं जो सांसद हैं प्रज्ञा ठाकुर, उन्होंने कहा है कि ऐसे हीरो हीरोइन की फिल्में नहीं देखनी चाहिए जो भगवा को बेशरम कहते हैं। एक ग्राफिक्स की मदद से हम आपको बताते हैं कि कुछ जो बयान आए हैं इस पूरे विवाद पर, वो बयान आखिर क्या दर्शाते हैं कि फिल्म को लेकर इतना सबके पास बोलने का वक्त है और इसमें कपड़े कैसे पहने हैं, बिकनी का रंग कैसा है, हरकतें क्या की जा रही हैं। तो तमाम नेता, वो चाहे बीजेपी के हो या कुछ कांग्रेस के भी नेता हैं, जिनकी टिप्पणियां आई हैं कि दीपिका ने जो दृश्य दिए हैं इस गाने में वो उचित नहीं है, गंदे हैं, अशोभनीय है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि सेंसर बोर्ड की भूमिका क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि किसी रंग को लेकर नेताओं की इस तरह की टिप्पणियां कितनी उचित कही जा सकती हैं। एक ग्राफिक्स हम आपको दिखाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि किन किन नेताओं ने पठान के दृश्यों को लेकर अपनी टिप्पणी की है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने क्या कहा है? जनता से अपील किया है कि मैं अपील करती हूँ कि ऐसे हीरो हीरोइन को जिन्होंने भगवा को बेशरम कहा, उनको जवाब दो, इनके पेट पर लात मारो। आपके अंदर हिंदू का रक्त है तो इस फिल्म को कभी नहीं देखेंगे। बीजेपी के नेता जयभान पवैया ने कहा है कि जिस फिल्म का हीरो शाहरुख खान और जिस फिल्म का नाम पठान है, उसमें दीपिका पादुकोण को सजाना ही था तो हरे रंग की चिंदियों से सजा देते। लगातार हिंदू आस्था को तार तार करने की कोशिश की जा रही है, देश के स्वाभिमान को शून्य करने की कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान से विवाद शुरू हुआ था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अभिनेत्री की वेशभूषा और दृश्यों को ठीक करें, नहीं तो फिल्म को प्रदेश में रिलीज होने की अनुमति दी जाएगी या नहीं, इस पर फैसला लिया जाएगा। एक धमकी भरे लहजे का इस्तेमाल नरोत्तम मिश्रा ने किया था। मध्य प्रदेश में ही कांग्रेस के एक नेता हैं लीडर गोविंद सिंह, उन्होंने कहा फिल्म के सीन अशोभनीय और गंदे हैं। एक आईएएस है नियाज खान, उन्होंने क्या ट्वीट किया? उन्होंने लिखा पठान शब्द बहुत पवित्र है। पठान फिल्म के गाने में नकाब या बुर्का की कोई झलक ही नहीं है, इसकी जगह कलरफुल बिकनीज नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव शाहरुख खान के समर्थन में आए, उनकी पोस्ट को अपने ट्विटर पर शेयर किया और इसमें लिखा गया था कि नकारात्मकता सोशल मीडिया की खपत को बढ़ाती है और इस तरह इसके सामूहिक नैरेटिव को बल मिलता है जो सोशल मीडिया को विभाजनकारी और विनाशकारी बनाती है। सिनेमा एक काउंटर नैरेटिव को बनाए रखने के लिए सबसे अच्छी स्थिति में है। स्वरा भास्कर ने भी ट्वीट किया, लिखा कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी राजनेताओं से, अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। तो ये तमाम वो स्टेटमेंट हमने आपके सामने दिखाए जो कि इस विवाद से जुड़े हुए थे, और इस विवाद को इस पर बयान देने में कोई भी नेता जो है वो पीछे नहीं हट रहा है। बंगाल से टीएमसी के भी नेता का बयान आया है, फारूक अब्दुल्ला का भी बयान आया है। ये फिल्म जो है पठान, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की, ये 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ये जो विवाद चल रहा है इस पर शाहरुख खान की भी एक टिप्पणी आई है, आइए वो हम आपको दिखाना चाहते हैं। The collective narrative of our times is shaped by social media. And contrary to the belief that the spread of social media will affect cinema negatively, I believe cinema has an even more important role to play now. Social media is often driven by a certain narrowness of view that limits human nature to its baser self. I read somewhere that negativity increases social media consumption.
and thereby increases its commercial value as well. तो शाहरुख खान का भी सोशल मीडिया पे जो नैरेटिव है उसे लेकर बयान आया है और आज इस पूरे मसले पर चर्चा के लिए हमारे साथ विशेष पैनल जुड़ चुका है। आइए पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ पैनल पर मौजूद हैं धनंजय कुमार, जो कि मुंबई से जुड़ चुके हैं और राइटर है फिल्म इंडस्ट्री में। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। और हमारे साथ हैं गुरप्रीत चाहल, जो कि एक टैलेंटेड डायरेक्टर और राइटर हैं। कई पंजाबी फिल्में निर्देशित कर चुके हैं, कई का प्रोजेक्ट इनका अभी चल रहा है, उस पर काम चल रहा है। गुरप्रीत चाहल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू नेहा जी। जी धनंजय जी, क्योंकि मुंबई में आप बैठे हैं, तो जब कोई फिल्म टीजर ट्रेलर रिलीज होता है या फिर इस तरह के आइटम सॉन्ग्स रिलीज होते हैं, तो कलर क्या है, इस पर शायद जो फिल्म बनाते हैं या फिर उसमें कॉस्ट्यूम जो सेलेक्ट करते हैं, क्या इतना ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि किस रंग की बिकनी है, किस रंग की जो है कुर्ता है, रंगों का इतना विशेष ख्याल रखा जाता है क्या? अगर सिर्फ वो पिक्चराइजेशन की जो ज़रूरतें हैं उसको समझते हुए फैसला लिया ना जाता हो तो? देखिए, ये जो थिएटर को जो लोग समझते हैं रंगों का महत्व जानते हैं, और रंग किसी धर्म विशेष का तो है नहीं, किसी जाति विशेष या किसी वर्ग विशेष के लिए धर्म है नहीं। धर्म नेचुरल है और सबके लिए। अब सवाल उठता है, जब फिल्म की बात करते हैं तो एक ये जो सिनेमा है उसको सेंसर बोर्ड होता है। सेंसर फिल्मों को देखता है और उसको लगता है कि ये हमारे जो मानदंड है देश के लिए उसके अनुकूल है कि नहीं है। ऐसा नहीं है प्रोड्यूसर फिल्म बनाते हैं और वो सीधा रिलीज कर देते हैं, कुछ भी बना के कुछ भी रिलीज कर देते हैं। सेंसर बोर्ड देखता है और जो भी उसको आपत्तिजनक लगता है, चाहे वो शराब पीने की बात हो, किसी तरह की बात हो, अश्लीलता हो, हिंसा हो, किसी वर्ग विशेष या किसी देश विशेष के खिलाफ कुछ बोला गया बयान हो, कोई अश्लील शब्द हो जिसको अश्लील कहते हैं लोग, मैं तो नहीं मानता हूँ कोई अश्लील शब्द होता है, तो उसको सेंसर बोर्ड देखता है। और सेंसर बोर्ड जो है वो गवर्नमेंट से चलता है, गवर्नमेंट उसको लीड करती है जी। और सेंसर बोर्ड में मेंबर्स होते हैं। मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स का कोई ऐसे क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जो सरकार में लोग होते हैं, केंद्र सरकार में, उनके ही कार्यकर्ता टाइप लोग होते हैं, जिनकी सिनेमा को लेकर के समझ या समाज को लेकर के समझ कितनी है इसकी कोई जांच परख नहीं होती है, ऐसा कोई पैमाना नहीं है। वो घर की महिला भी हो सकती है, कोई नेता भी हो सकता है, छोटा सा वो जो है कोई कार्यकर्ता हो सकता है किसी और विधा का, तो वैसे लोग तो लेकिन वो एक सरकार का प्रभाव रहता है कि सरकार जिसकी होती है, समझिए अभी बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी माइंडेड लोग जो है सेंसर बोर्ड में बैठे हुए हैं, है ना। उसमें ये नहीं कि अभी जो है उन्होंने वामपंथियों को बिठा दिया जिसपे नक्सली और क्या क्या आरोप लगाते हैं, देशद्रोही बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो उनके लोग नहीं है सेंसर बोर्ड में। सेंसर बोर्ड में इनके ही लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, बीजेपी के नेता या जो भी विरोध। तो वो अगर ऐसा है तो आपको सेंसर बोर्ड को लिखना चाहिए था कि भाई ऐसी फिल्म कैसे पास कर दिया, और जिस बोर्ड ने पास किया, प्रसून जोशी उसके चेयरपर्सन है, उनको हटाना चाहिए, उनसे सवाल जवाब करना चाहिए। या दूसरी स्थिति है कि भारत जो है किसी धर्म से संचालित नहीं है, धर्म ग्रंथ रीड नहीं करता है, कोई धर्म गुरु इसको नहीं चलाता है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और संविधान है यहाँ, तो संविधान ने प्रावधान जो दिया है उसके तहत ये फिल्म है या नहीं है, इसको देखना जरूरी है। अब ये नेता पिछले कुछ वर्षों से जो आ गए हैं, जो बकवास करते रहते हैं, इनको मैं बकवास मानता हूँ। नहीं, धनंजय जी, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री है नरोत्तम मिश्रा, और वो आकर कहते हैं कि दीपिका पादुकोण टुकड़े टुकड़े गैंग से हैं, किस तरह के उन्होंने भगवा रंग की बिकनी पहनी है। तो ये सब एक गृह मंत्री, एक राज्य के गृह मंत्री की तरफ से स्टेटमेंट आया, इनको आप छुट भैया नेता तो नहीं कह सकते, एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं। अगर कुछ भी अशोभनीय उनकी नजर में आता है तो वो सेंसर बोर्ड को पत्र लिख कर या फिर सीधे डायल करके, आज का जमाना तो टेक्नोलॉजी का हो गया है, तो सीधे डायल करके पूछ सकते थे कि आपने इजाजत कैसे दे दी जी। छूट भाई के मैंने इसीलिए कहा कि गृह मंत्री तो है लेकिन उस लायक नहीं है। गृह मंत्री का पद जो है संवैधानिक पद है, संविधान की शपथ लेता है वो आदमी। उन्होंने मिश्रा जी ने क्या शपथ ली? संविधान की शपथ ली, लेकिन संविधान के शपथ लेने के बाद भी अगर संविधान उनको समझ में नहीं आता तो छूट भैया ही है, उनको नेता तो नहीं कहा जा सकता है ना। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे नेताओं को ज्यादा जगह मिल रही है पिछले कुछ साल से। तो ये जो है देखिए,
आप जो है संविधान है, समाज है, सभ्य समाज में आप बातों से बात कर सकते हैं, बातों में एक मर्यादा रखें। और आप जब राम की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, तो मर्यादाएं कहाँ हैं? आप टीका लगा लेने से महान व्यक्ति नहीं हो जाएंगे। बिल्कुल, महानता आपके मर्यादाएं जो है जी, उनका कितना सम्मान किया जा रहा है, उनका कितना अनुसरण किया जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है धनंजय जी, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो गुरप्रीत जी से भी मेरा कुछ सवाल और उसके जवाब मैं समझने की कोशिश करूंगी उनसे। दर्शकों से मेरी अपील है कि आप इस पूरे विवाद पर क्या सोच रखते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं या फिर आपके कुछ सवाल है तो कृपया हमें फ़ोन करें, संपर्क करें और अपनी बात यहाँ पर रखें। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फ़ौरन लौटते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक, और स्ट्रेट टॉक में आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वाकई फिल्म पठान को लेकर इस तरह का विवाद बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की नेताओं की ज़रूरत है। क्या जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं उन पर काम करने की वक्त की जो बात स्वरा भास्कर ने भी कही है वो अब जो है सेकेंडरी हो गया, उसकी प्राथमिकताएं बदल गई, हमारे नेताओं की प्राथमिकताएं असल में बदल गई। हमारे साथ जो विशेष पैनल बना हुआ है, आइए उनके पास चलते हैं और बातचीत आगे बढ़ाते हैं। गुरप्रीत चहल जी, आपने सुना धनंजय जी को कि किस तरह से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश, जो मुद्दा ही नहीं है उसे मुद्दा बनाने की कोशिश नेताओं की तरफ से की जाती है। लेकिन बतौर एक फिल्म निर्देशक और राइटर मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि जब इस तरह से नेताओं की टिप्पणियाँ आती हैं तो आप जैसे लोग जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, किस तरह का प्रभाव पड़ता है आपके काम पर? क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है, जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ, तो क्रिएटिव वर्ल्ड है। इस क्रिएटिव वर्ल्ड में रंगों का जो चयन है, मुझे लगता है कि आपके दृश्यों की जो मांग होती है, जरूरत होती है, उसके अनुसार किया जाता है। जी जी देखिए, जो ये फिल्म मेकिंग जो एक प्रोसेस है, ये जैसे अपने क्रिएटिव प्रोसेस है, इसमें बहुत लोग जुड़े होते हैं, बहुत लोगों का टैलेंट जुड़ा होता है। और जैसे जब एक निर्देशक किसी गाने को, किसी सीन को विजुअलाइज करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि भी वो बैठ के ये सोचते हैं कि इस कलर से किसी को बुरा, इस कलर को यूज करने से किसी वर्ग को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। उनकी ये मापदंड या ये इंटेंशंस नहीं होती। वो ये सोचते हैं कि कैसे उनके जो विजुअल्स हैं वो अच्छे लगेंगे, कैसे उनके कैरेक्टर्स हैं वो स्क्रीन पर निखर कर आएंगे, कैसे उनके कैसे अच्छे लगेंगे, कैसे ब्यूटीफुल लगेंगे। एस्थेटिक्स के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन ये जो पूरे का पूरा जो मुद्दा बना दिया गया है एक कलर को लेके, एक कपड़े को लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे हिसाब से मिसगाइड करना ही है आम लोगों को। सिर्फ जो बहुत देर से चला आ रहा है एक कि हम लोग इकोनॉमी की तरफ ना देखें, हम लोग अपने देश की जो फाइनेंशियल हालत है उसकी तरफ ना देखें, उन चीजों के ऊपर ध्यान ना दें। रेदर हम लोग ये जो बचकाना चीजें हैं, इन चीजों के ऊपर अपनी आम जनता को उलझा कर रखें। मेरे हिसाब से यही मोटिव रहता है इन चीजों के पीछे, क्योंकि अदरवाइज फिल्म्स एंटरटेनमेंट के लिए बनती हैं, फिल्म मनोरंजन के लिए बनती हैं। फिल्मों का कभी कोई ऐसा, ना किसी फिल्म मेकर का, ना किसी फिल्म का कोई ऐसा मकसद रहता है कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को टारगेट करके हम लोग, जैसे ये अभी कह रहे हैं कि शाहरुख जी ने, उन्होंने हरे रंग के कपड़े क्यों नहीं पहना है, या ये सब चीजें मेरे हिसाब से किसी फिल्म मेकर के दिमाग में नहीं आती। जी। और क्योंकि वो सिर्फ एक ऐसी चीज बना रहे हैं। और फिल्म अगर आप देखें तो फिल्म का क्यों बनती है, फिल्में क्यों देखते हैं लोग? फिल्म एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को इकट्ठा करती है। हम लोग 400-450 लोगों के, जो अनजान लोग हैं, जिन लोगों को हम नहीं जानते, उनके साथ थिएटर में बैठ के एक चीज एंजॉय करते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ रोते हैं, उनके साथ वो हमारा एक कम्युनल एक्सपीरियंस होता है। आज के टाइम पे कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस बचा है जहां पे हम लोग स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के हम लोग कोई चीज एंजॉय कर सके? अगर ये लोग सोचते हैं कि फिल्म्स को बैन करने से, फिल्म्स को बंद करने से देश में शांति बढ़ती है, तो ऐसा नहीं है। ना ही ऐसा होता है और ना ही ऐसा हो सकता है। उसका फिल्म शुरू से ही लोगों को इकट्ठा करने के लिए बनी है, इकट्ठा करने के लिए एक ऐसा मीडियम है जो लोगों को एक साथ जोड़ता है।
रादर देन को अलग करने के लिए। और आम जनता को, आम लोगों को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी ने क्या कपड़े पहने हैं, किसी ने क्या कैसे कोई चीज विजुअलाइज हुई है, कुछ भी हुआ है, लोग एंजॉय करने के लिए फिल्म देखते हैं। दैट्स इट, दैट्स देयर पर्पस। जी धनंजय जी, आपने गुरप्रीत जी की बात सुनी कि फिल्में तो शुरुआत से ही, जब से भारत में फिल्में बनने लगी तब से अलग अलग वर्गों को जोड़ने का काम करती हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी राज्य से आते हो, किसी भी भाषा के क्यों ना हो। हिंदी फिल्मों का जो काम है शुरू से, वो इन सभी को एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक सिनेमा घर में आकर्षित करने के लिए रहा है। और इन फिल्मों पर, खासकर मैं हिंदी फिल्मों की बात कर रही हूँ, इन फिल्मों को लेकर पिछले कुछ लंबे समय से जिस तरह से बायकॉट, ट्रोलिंग, सोशल मीडिया पर एक नफरती जो है स्टेटमेंट्स की भरमार बाढ़ सी आती है, तो ये भी आशंका जताई जाती है कि ये किसी न किसी प्रोपेगेंडा का या फिर किसी नैरेटिव का जो है एक हिस्सा है, जो कि हिंदी सिनेमा के खिलाफ तैयार किया जा रहा है। देखिए, ये जो है एक डर का माहौल बनाया जा रहा है। जो कला, जैसा कि कहा गुरप्रीत जी ने, एस्थेटिक सेंस, सौंदर्य बोध, तो सौंदर्य ये समझते हैं क्या, और सौंदर्य अगर समझते हैं तो किस तरह का सौंदर्य लाना चाहते हैं। ये नफरत जो है सौंदर्य का पार्ट नहीं है। ये जो उन्होंने कहा कि 400 लोग, अनजान लोग बैठ करके सिनेमा को देखते हैं, ये हम देख चुके हैं कि सिनेमा जो है देश को जोड़ता है। जो हिंदी भाषा का प्रसार हुआ है पूरे देश में, उसमें हिंदी सिनेमा का बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका। जी, फिर जो है कई छोटी छोटी जो समस्याएं हमारे देश में है, सामाजिक बुराइयां हैं, उसके खिलाफ सिनेमा ने बड़ा अवेयरनेस फैलाया। और सिनेमा देख करके आप जो है एक अलग एक देश बना है, और इस भारत की पहचान दुनिया में सिनेमा को लेकर के भी, क्योंकि सबसे ज्यादा फिल्में हम बनाते हैं। जी, फिर देखिए कि फिल्म एक रोजगार के तौर पे भी, सिनेमा एक रोजगार के तौर पे, और ढेर सारे लोगों को इसने रोजगार दिया हुआ है। और आप देखिएगा पर्दे के ऊपर भी आप देख सकते हैं कि दीपिका पादुकोण है तो शाहरुख खान है। वैसे ही आप पर्दे के पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि जो लोग काम करते हैं वो अलग अलग धर्म, जाति, प्रदेश, भाषा भाषी, प्रांत के लोग हैं जो यहाँ सिनेमा में काम करते हैं। जी, उनके बीच कहीं गड़बड़ी नहीं है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, जब से खास करके इन लोगों का उभार हुआ रथ यात्रा के बाद का जो काल है, उसमें देख लीजिए कि सिनेमा में भी इस तरह के भेद पैदा कर दिए। और जब से मोदी जी आए हैं, जब से ये बीजेपी का शासन आया, तब से तो और एक प्रोपेगेंडा फिल्म के तौर पे, जिससे कि कश्मीर को लेकर के जो फिल्म बनाई उन्होंने, तो ऐसी कई तमाम चीजें हो रही हैं। और तब इसके पहले भी देखिए, मोदी जी के हालांकि आने से पहले भी जो कई सारे संगठन खड़े हो गए, वो मराठा संगठन है, तो वो श्री राम सेना संगठन है, जो सेट पे जाकर के मारपीट करते हैं, वो कलाकारों को धमकाते हैं। उससे होता क्या है कि लेखक या जो फिल्म मेकर है वो डरता है, वो कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, क्योंकि एक बड़ा पैसा इन्वॉल्व, तो वो कहता है कि भैया इन सब चीजों से बचो। और बचने के क्रम में वो जो कलाकार है, जो लिखने वाला है, जो सिनेमा डायरेक्ट करता है, डायरेक्टर है, वो डर जाता है और एक खांचे में काम करना चाहता है, फिर चाहता है। लेकिन अब जब कपड़े पे सवाल उठाएंगे तो क्या करेगा? तो ये जो नेता है, जो पॉलिटिशियन है, या जो धर्मगुरु, कथित धर्मगुरु, उनका एजेंडा ये हो गया कि आप हमसे पूछ के करो, अपने आप के लाइमलाइट में लाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि हम ही समाज के सिरमौर हैं, हमसे बिना पूछे या हमारी मर्जी के अनुसार अगर आप काम नहीं करोगे तमाशा करें। बेसिकली क्या है कि ये कुछ गुंडों का संगठन है, जो इस तरह का लोग करते हैं। बेसिकली वो कुछ लोगों का संगठन है, 150, 200, 500 लोग होते हैं, और वो भड़काते हैं एक समाज को। ये देश की जो सरकार है, जो कानून व्यवस्था है, जो उसको देखने का काम है कि इस तरह की चीजों पे कैसे लगाम लगाया जाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे सरकारों ने पिछले कुछ समय से पूरी व्यवस्था को पैरालाइज्ड कर दिया है, और एकदम वो कंप्लीटली जो है उकसाने वाले भाव लेकर के वो काम कर रहे हैं, जो आगे आने वाले भविष्य में देश की पूरी सोच को बिगाड़ने का काम करेगी। और एक बात और मैं कहूँ नेहा जी की, ये जो सत्ता है ना, वो दुनिया में कहीं की सत्ता हो, कि कलाकारों के साथ बड़ा ही गलत भाव रखती है। उनको लगता है कि कलाकार को अगर फ्री छोड़ दिया तो उनकी मनमानी नहीं चल पाएगी, वो जिस तरह से समाज को या देश को हैंडल करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए कलाकार संवेदनशील जीव होता है, संवेदनशील प्राणी, रूड नहीं होता है कलाकार। कलाकार में संवेदना होती है, सौंदर्य बोध होता है। और ये जो नेता टाइप के लोग होते हैं या धर्मगुरु टाइप लोग जो हैं, ये न तो संवेदनशील होते हैं और न ही जो है वो उनमें सौंदर्य बोध होता है। अगर होता भी है तो आंतरिक तौर पे होता है, सामाजिक तौर पे उनका दिखता नहीं है।
जी धनंजय जी, मैं समझना चाहूंगी कि कंटेंट को लेकर पिछले काफी समय से जो है चिंताएं यही नेता जताते रहे कि कंटेंट जो है बहुत अश्लील हो रहा है, बहुत फूहड़ हो रहा है। लेकिन जहां तक मेरी समझ है, जब से नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम और दूसरे जी मीडिया जो भी है वो सब प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो कंटेंट काफी जो ज्यादा है वो उसका स्तर अगर अश्लीलता के पैमाने पर ही देखें या फिर भाषा के पैमाने पर ही देखें तो शायद उसका स्तर गिरा है। और ये तो सबके एक्सेसिबल, सबके पास ही सब्सक्रिप्शन है आजकल। तो कंटेंट को लेकर जब इस तरह से फिल्म को लेकर, दीपिका की फिल्म को लेकर फिक्र जताई जाती है, तो उन कंटेंट को, उस पर रिएक्शन तो बिल्कुल ही नजर नहीं आता। तो ये पूरी जो एक्सरसाइज है कहीं ना कहीं क्या मुद्दों से भटकाने की कोशिश, जैसा कि गुरप्रीत जी ने कहा था कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश है क्या? ऐसा तो नहीं कि तवांग का मसला काफी ज्यादा वो एम्बैरेसमेंट क्रिएट कर रहा था, इसलिए ये कोशिश हो सकती है? बिल्कुल, ये करते हुए ही है। ये हर समय मुद्दों को भटकाने के लिए कुछ ऐसी चीजें ले आते हैं, धर्म के नाम पे या किसी और चीज के नाम पे, समाज, अश्लीलता। देखिए अश्लीलता क्या होती है, क्या है अश्लील? अगर अश्लील कपड़े पहनना इतना जरूरी है तो ये अश्लीलता जो है, इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं और बार बार जो मोरल पुलिसिंग की जरूरत बोलते हैं ये नेता की, आपकी नैतिकता जो है सभ्य समाज में जो है ये सब चलेगा नहीं। इस पर समझूंगी आपसे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं और ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं हमारे पैनल के साथ। धनंजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले आप अश्लीलता को लेकर अपनी बात जो रखना चाहते थे वो पहले आप बात पूरी कीजिए, फिर मैं गुरप्रीत चहल जी के पास भी जाऊंगी। जी, अश्लीलता मूलतः अश्लीलता और अश्लीलता जो है क्या है, इसमें क्या अगर अश्लील है, अगर कपड़े हम उतार देते हैं तो अश्लील हो जाते हैं। तो प्रकृति ने तो वैसे ही हमको जन्म दिया है और हम तो कपड़े पहन के घूम रहे हैं, लेकिन जो हमारे आसपास जो जीव जंतु हैं वो तो ऐसे ही रहते हैं। तो क्या आप उनको भी कपड़े पहनाएंगे? जो कुत्ते, स्ट्रीट डॉग्स हैं, मवेशी हैं, जानवर हैं, सबको कपड़े पहनाएंगे आप? तो ये कपड़ों से अश्लीलता और अश्लीलता दोनों नहीं होती। और फिर देखिए हमारे जो खजुराहो के मंदिर हैं, अगर सेक्स क्रियाओं को आप अश्लील मानते हो तो खजुराहो के मंदिर क्या है, उसको मंदिर का दर्जा दिया गया है। और देखिए जीवन की सारी क्रियाएं जो है वो मनुष्य को या किसी भी जीव को जो उसको एंटरटेन करती है, ये विचारों की जो गिरावट आई है धनंजय जी, आपने जो जिस मंदिर का जिक्र किया, खजुराहो की बात कही, तो विचारों हम देखते हैं कि जो भारत का प्राचीन इतिहास रहा है ये वैचारिक रूप से इतना सुदृढ़ रहा है, इतना परिपक्व नजर आता है, जो कि समय के साथ इसका डाउनफॉल लगातार जो है बढ़ता ही रहा। और अब मौजूदा वक्त में तो भारत एक ऐसा देश लग रहा है जहां पर हम देख रहे हैं कि ईरान में हिजाब के खिलाफ मोरल पुलिसिंग को लेकर कितना विरोध हो रहा है और मोरल पुलिसिंग अब यहाँ पर भी उसी तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हमारे कॉलर जुड़ रहे हैं, आइए सुन लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। धनंजय जी, आपको रोकना पड़ रहा है यहाँ पर। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में, कृपया नाम बताइए। धन्यवाद नेहा जी, मेरा नाम सतीश चंद्र है, मैं शिकागो से बोल रहा हूँ। नेहा जी, आज के विषय के बारे में मैं अभी सुन रहा था धनंजय जी के विचार और जिमिंदर जी के विचार, बड़ा अच्छा लगा सुन के। बस मैं दो शब्द अपनी तरफ से ये शेयर करना चाहता हूँ इनके साथ कि देखिए 50-60 साल पहले भारत में जब मैं स्कूलों में हम पढ़ते थे तो उस वक्त देखिए हमारा जो साहित्य था, इतिहास था, धर्म था, उसमें काफी कंसेप्ट ऐसे थे जो हम कैसे समझते थे, हम फिल्मों के माध्यम से समझते थे। जो ऐतिहासिक मूवीज आती थी तो उस वक्त जागृति हुई या और इस तरह कुछ सामाजिक विचारों के ऊपर मूवीज बनती थी, संपूर्ण रामायण है। तो उस जमाने में स्कूलों में छुट्टियां हो जाती थी, हमें बकायदा थिएटर्स में लेके जाते थे, तो वहां पे अपना स्कूल की तरफ से बकायदा थिएटर में बैठ के हम भी थिएटर का एक्सपीरियंस करते थे जब हम 5 साल 6 साल की उम्र के थे। तो मेरा कहने का ये मतलब है जी कि जो हमारे जो
जितने भी कंसेप्ट थे हमारे भारत में आम जीवन के, उसमें मूवीज का बहुत ही एक महत्वपूर्ण और एक सम्मानजनक स्थान था जी। और उस समय हम इनको केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते थे, हमारे लिए उस समय ये शिक्षा का एक माध्यम था। मूवीज देखना एक बड़ा अच्छा तरीका था जी, और इनके ऊपर घर में डिस्कशन भी होती थी। अब नेहा जी मैं एक पंक्ति बोलूंगा, अगर मेरे को ठीक से याद आ जाए तो, मेरा रंग ते बसंती चोला। अब देखिए वो कहते हैं जब मेरा रंग ते बसंती चोला, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे। देखिए इसमें भी एक रंग की बात की है उन्होंने। तो मैं फौरन उछल के आज के इस टॉपिक के ऊपर आपके आ रहा हूँ, क्योंकि जी आज हम एक खास रंग के ऊपर ही भारत में एक ऐसा द्वेष छिड़ गया है जो कि एक बड़ा सम्माननीय रंग है, चाहे उत्तर भारत हो चाहे दक्षिण भारत हो। उस रंग का, गेरुआ रंग का भारत में बहुत ही सम्मान है। कहीं भी आप अच्छी जगह पे चले जाइए, कपड़ों में स्त्रियों के, बच्चों के एक बड़ा ही प्यारा रंग माना जाता है। आज एक रंग के ऊपर इतना जो है भारत में द्वेष हो गया, उसका कारण क्या है? आज नेहा जी एक शब्द नया निकला है, उसको कहते हैं एंड यूजर। ये मैं दोनों जो विद्वान आपके साथ बैठे हैं, मैं आज यहाँ पे जी शिकागो में ना बाहर स्टॉर्म आ रहा है, तो ठीक से इनके पिक्चर और नाम मेरे से पढ़े नहीं जा रहे हैं। एक तो धनंजय जी का तो पढ़ा गया, गुरप्रीत जी, हाँ जी अब नाम पढ़ा गया। तो देखिए इनके साथ में एक ये शब्द मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा कि आप दोनों बुद्धिजीवी हैं, आप निर्मल भावना से जो कुछ लिखते हैं वो लिखने से एक कहानी बनती है, एक विचारों की श्रृंखला बनती है, तो मूवी बन गई। आपने वो जो प्योरिटी जो है अपने थॉट्स की मूवी में डाली, लेकिन जी आज के जमाने में वो मूवी जब एंड यूजर के पास जाती है, आज का जो एंड यूजर है नेहा जी वो मेरे जमाने का नहीं है। मैं 47 का पैदा हुआ, तो मेरे जमाने में हमारे जो लोग, हम लोग जो मूवीज देखते थे, हमें समझा के मूवीज पहले दिखाई जाती थी कि बेटा आज आप हिंदी मूवी जो है ऐतिहासिक देखोगे, आप गांधी जी के ऊपर देखोगे, आप नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस के ऊपर देखोगे, तो थोड़ी बैकग्राउंड हमें पहले से बता दी जाती थी परिवार में, क्लास में। लेकिन आज का जो एंड यूजर है, दे आर इन ए जंगल। आज के जो जैसे अब सोशल मीडिया आ गया है, आज सोशल मीडिया से जो थॉट्स हैं, वो थॉट्स इन दोनों विद्वानों के थॉट्स के साथ कंपीट कर रहे हैं, ये क्लैश कर रहे हैं। ये प्योरलिस्टिक विचार के लोग हैं, ये विद्वान जो दोनों लेखक आपके सामने बैठे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे कोई भी ऐरा गैरा चीनी पाकिस्तानी उठ के आके खालिस्तानी अपने विचार लिख देगा, और वो विचार भी नेहा जी लाखों लोग पढ़ते हैं। अब देखिए इन्होंने कहानी लिखी जो है वो एक बड़े प्योरलिस्टिक थॉट्स से लिखी है, विचार से लिखी है, लेकिन सोशल मीडिया ने उस कहानी में ऐसा अपना एक, उसको मैं तड़का तो नहीं कहूंगा, ऐसी एडल्ट्रेशन छोड़ी है, वो जो है वो लोगों को ज्यादा अच्छी लगी। अब बस एक बात तो मैं खत्म करूंगा कि किसी जमाने में 47-50 में मेरी मां जब पंजाब में कटोरी दाल में एक कड़छी देसी घी की डाल देती थी, तो तब हम बैठ के रोटी खाते थे जी, उस देसी घी की बड़ी खुशबू आती थी। लेकिन जब मेरा कजन 10 साल बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी आर्मी की ट्रेनिंग करके वापस आया, तो उसको उसी दाल में से उसकी जो घी की स्मेल थी, अब वो उसको घी की जो है स्मेल अब वो बुरी लगने लगी। अब देखिए वही माध्यम था, घी ही था एक स्वास्थ्य देने के लिए, पर उसको अच्छा नहीं लगा। क्यों? उसमें अब बाहर के एक कुछ और स्वाद थे, उसका उसके दिमाग में, विचारों में एक मेल हो गया था, एक एडल्ट्रेशन हो गई थी। आज का जो एंड यूजर है, देखने वाला जो है जी, वो जिस विचारों से ये अपने मूवीज लिख रहे हैं, वो प्योरलिस्टिक चीजें आज के
जो देखने वाले हैं उन तक नहीं पहुंच रहे, उसके बीच में ये सोशल मीडिया की एडल्ट्रेशन आ गई है। तो मैं इनसे ये कहूंगा, एज ए लेखक आप जो काम कर रहे हो निष्काम भावना से उसी तरह करते जाओ। आपके सामने राष्ट्र निर्माण की एक जिम्मेवारी है, आपके सामने, आपके हाथों में हमारे बच्चों के, हमारे ग्रैंड किड्स हैं जो मेरे भारत में, उनके निर्माण के लिए आपकी जिम्मेवारी है। आप वो काम करते जाओ। अगर कोई नेता कल का उठा हुआ आज कुछ आके दो बातें कह देता है, उसके ऊपर आपने रिएक्ट नहीं करना, लेकिन एक जिम्मेवारी की नेहा जी आज हम सबकी हो गई है, वो ये कि जब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी आए, बाहर आके कह देना अपने मुंह से जरूरी है कि भाई हमने ये जो मूवी बनाई थी ये इस विचार से बनाई थी और आप उसी भावना से ही देखो। ये भावना को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। नेहा जी धन्यवाद बहुत बहुत। भारत माता की जय। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। भारत माता की जय। तो शिकागो से हमारे नियमित दर्शक सतीश चंद्र जी ये कह रहे थे कि इस पे रिएक्ट किस तरह से किया जाता है युवाओं की तरफ से या समाज के लोगों की तरफ से, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी हो जाता है। गुरप्रीत जी आपने सुना हमारे जो दर्शक है उनकी बात भी और धनंजय जी की भी बात भी, तो कहीं ना कहीं कंटेंट को लेकर एक फिक्र जो है वो ज़रूर देखने को मिल रही है, खासकर जब सोशल मीडिया है या फिर OTT प्लेटफॉर्म्स है प्रभावित युवाओं को काफ़ी ज़्यादा कर रहा है। और इसमें जिस दाल और घी की बात इन्होंने कही है, इसमें एक बड़ी भूमिका हमारे नेता भी कर रहे हैं। गुरप्रीत जी। जी मुझे लगता है कि सतीश जी ने जो बात कही, जो एंड यूजर की बात कही और जो उन्होंने अपना पर्सपेक्टिव उन्होंने बताया, जो 50 साल पहले जो जैसे फिल्म देखने जाते थे तो उनको एक कंटेक्स्ट मिलता था कि क्या देख रहे हैं हम, कौन सा सिनेमा देखने जा रहे हैं, व्हाट आर वी वाचिंग। तो आज के टाइम पे कंटेक्स्ट की, ठीक है वो कंटेक्स्ट की वैल्यू वैसी नहीं रही, हम लोग वैसा कंटेक्स्ट प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दी एंड ऑफ द डे ये सब चीजें एक पर्सनल लेवल के ऊपर आके कंप्रेस हो जाती हैं कि जब आप, मैं एज अ पर्सन, मैं एज अ ह्यूमन बीइंग क्या सोचता हूँ, क्या मेरी चॉइसेस हैं, क्या उनका मायना होना चाहिए रादर देन कि 100 लोग 150 लोग क्या सोचते हैं, 200 लोग क्या सोचते हैं, एक ग्रुप क्या सोचता है। और ये हम लोग अभी कि दर्शकों का जो डिवीजन है अब इतना ज्यादा हो गया है, इतना मल्टीपल न्यूमरस डिवीजन हो गया है कि उनको केटर करने का भी एक बड़ा चैलेंज भी है आप जैसे लोगों के पास और धनंजय जी के पास भी। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं गुरप्रीत जी, और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो इस पूरे विवाद को लेकर कुछ और जो तथ्य हैं उस पर भी हम समझने की कोशिश करेंगे अपने विशेष पैनल के साथ। एक ब्रेक लेते हैं और फौरन मिलते हैं। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और स्ट्रेट टॉक पर एक विशेष पैनल हमारे साथ बना हुआ है। आइए उनके पास फिर से चलते हैं और फिल्म पठान का जो विवाद है उसकी कुछ और कड़ियां समझने की कोशिश करते हैं। गुरप्रीत जी मैं आपसे ही समझना चाहूँगी कि इस गाने का जो विवाद हुआ उसके बाद मैं गई और मैंने गाना देखा और उसमें किस तरह से कॉस्ट्यूम पहना हुआ है दीपिका ने, किस तरह से कॉस्ट्यूम शाहरुख खान ने पहना हुआ है, किस तरह से दीपिका स्टेप्स जो हैं डांस के वो कर रही हैं, ये सबको मैंने काफ़ी गौर से देखा और एक दो बार नहीं गाना कई बार देखा क्योंकि मुझे गाने की जो धुन है वो काफ़ी अच्छी भी लगी। लेकिन गौर से देखने के बावजूद मुझे उन डांस स्टेप्स में कोई अश्लीलता नज़र तो नहीं आई। तो मुझे लगता है मेरे जैसे और भी कई लोग होंगे जिन्होंने इस गाने को देखा होगा, उन्हें कहीं अश्लीलता नज़र नहीं आती। लेकिन आपने भी कहा था कि हम किस तरह से देखते हैं किस तस्वीर को, धनंजय जी ने भी कहा था कि किस तरह से हम देख रहे हैं इसका काफ़ी फ़र्क पड़ता है। गुरप्रीत जी। जी वही बात है कि देखिए जो ये जो शब्द हैं कि अश्लील, कोई चीज़ अश्लील लगती है या कैसा है, ये मुझे लगता है कि ये इंटरनल है रादर देन एक्सटर्नल के। किसी को कुछ भी भड़काऊ लग सकता है, कुछ भी लूट लग सकता है। ये
कोई ऐसी यूनिवर्सल चीज नहीं है कि आप किसी एक पिक्चर को, किसी एक साउंड को आप ये कह सकते हैं कि ये अश्लील है। ये जो लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि उनके अपने इंटरनल, उनके पर्सनल थॉट्स हैं, उनको वो लोग इम्पोज कर रहे हैं आम जनता के ऊपर। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई ऐसा कोई फर्क पड़ता भी है फिल्म देखने के बाद, या ऐसा कोई इम्पैक्ट पड़ता भी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टाइम पे भी फिल्में बनती थी, हम लोग जब यंग थे उस टाइम पे मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड इतना ज्यादा क्लोज माइंडेड भी नहीं था। हमारे टाइम पे अच्छा कंटेंट भी आता था, हर तरह का कंटेंट आता था, और हम लोग भी सब तरह का कंटेंट देख के बड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई हमारा जो थॉट है वो डिग्रेड हो गया है किसी पर्टिकुलर चीज को देखने से, कंज्यूम करने से। ये चीजें उतनी सीरियस नहीं है जितनी सीरियस बनाई जा रही हैं, जितनी सीरियस दिखाई जा रही हैं। ये फिल्मों के ऊपर अगर सोसाइटी को बिल्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती तो बात अलग थी, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ फिल्म्स के ऊपर ये नहीं है कि हम लोगों ने सिर्फ सोसाइटी को किसी तरीके से इम्पैक्ट करना है। फिल्में अलग अलग तरह की फिल्मों का अलग अलग पर्पस होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक आर्ट फिल्म्स हैं, एक कमर्शियल फिल्म्स हैं। आर्ट फिल्म्स हैं वो बहुत पर्सनल, बहुत ही ऐसे मुद्दों की बनती है वहां पे हम कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस चीज की इतनी वैल्यू है। ये एक कमर्शियल फिल्म है, पठान इज अ कमर्शियल फिल्म, इट्स अ पॉपकॉर्न फ्लिक्स। लोगों ने जाना है फिल्म देखनी, अगर फिल्म अच्छी हुई तो चलेगी, अगर फिल्म नहीं अच्छी हुई तो नहीं चलेगी। इसमें कोई इतना सीरियस लेने वाली बात नहीं है कि इस गाने के पीछे हो गया कि कल्चरल इम्पैक्ट पड़ रहा है। मुझे लगता है ये चीजें मायने नहीं रखती डाउन द लाइन। जी धनंजय जी, आपने सुना गुरप्रीत जी कहते इट्स अ पॉपकॉर्न फिल्म, तो ये फिल्म बनाई ही इस मकसद से गई है कि आप जाइए और पॉपकॉर्न खाइए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लीजिए और वापस आ जाइए। और जब हम बात करते हैं कि सोशल जिम्मेदारियों की, तो फिल्मों पे पहले के ज़माने में ये तो काफ़ी ज़्यादा दिखता था, लेकिन अब क्योंकि अब दायरे बहुत भिन्न भिन्न हो गए हैं, अलग अलग कैटेगरीज डिवाइड हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि समाज का आईना, इस भूमिका को जो फिल्में निभाती रही हैं, हिंदी फिल्में, वो धीरे धीरे बहुत ही सीमित हो गई हैं। और ऐसे में मोरल पुलिसिंग की ज़रूरत मुझे लगता है वक्त के हिसाब से देखा जाए तो शायद बिल्कुल रही नहीं जाती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं ऐसा हालांकि नहीं मानता हूँ जो आप कह रही हैं। दायरा सीमित नहीं हो रहा है जी। तब जो फिल्में बनती थी तब के समाज के अनुसार बनती थी, और फिल्में मूलतः देखिए टारगेट ऑडियंस कौन है सिनेमा का? सिनेमा का टारगेट ऑडियंस है यूथ। आज हमारे देश दुनिया का यूथ जो है उसका एक्सेस जो है वो माता पिता केवल नहीं है, परिवार नहीं है, वो एक्सेस जो है यहाँ बैठ के वो शिकागो में क्या हो रहा है वो भी देख रहा है। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं धनंजय, माफ कीजिएगा रोकना पड़ रहा है फिर से आपको। एक छोटी सी कॉल ले लेते हैं, एक दर्शक हैं वो कुछ कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। हाँ जी नेहा जी, ये देखो फिल्म बिल्कुल समझ नहीं आई है ये क्यों कंट्रोवर्सी में डाल दी। कोई ऐसी कपड़े और फिल्म में ऐसे कपड़े पहन सकते, कोई कलर और भी हो सकता था, और इंटेंशनली उनका ये मतलब नहीं होगा जो इन लोगों ने समझा। मेरे इन ग्रुप्स जो शो डाल रहे हैं, इन ग्रुप को मेरा कहना है जब कोई रेप होता है, जब कोई लड़की का मर्डर होता है, तब वो एमएलए जो उसको प्रोटेक्ट करते हैं उनके घर जाएं, उनके घर जलाएं, तो तब तो बात बनती है। वहां वो ये चुप हो जाते हैं। जो बच्चों का रेप हो रहे हैं, बच्चों का मर्डर हो रहे हैं, और जो करा रहे हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो पॉलिटिशियन उनके यहाँ ही करें अप्रोच, वहाँ क्यों नहीं किए जाते? ये काम ये अननेसेसरी ये फिल्म को कर रहे हैं। फिल्म बहुत अच्छी है, बहुत कोई ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जितेंद्र वालिया न्यूयॉर्क से हमारे एक नियमित दर्शक ये कह रहे थे कि फिल्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अगर असल प्रॉब्लम है हमारे समाज की तो वो बेटियों की सुरक्षा है, महिलाओं की सुरक्षा है। इसके प्रति जो है नेताओं की आक्रामकता, इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ये आक्रामकता इन घटनाओं पर, इन अपराधों के प्रति कम नजर आती है। जी धनंजय जी, आप अपनी बात पूरी रखिए। बिल्कुल, अभी जो कहा है उन्होंने बहुत सही कहा, और जो पहले सतीश जी ने बोला था वो भी करेक्ट बोला था। देखिए क्या है कि सिनेमा की जिम्मेदारी क्या है, नेता की जिम्मेदारी क्या है, धर्म गुरु की जिम्मेदारी क्या है जी। ये जो हमारे जो न्यायपालिका है उसकी जिम्मेदारी क्या है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं तो प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। अब सिनेमा की जिम्मेदारी जो है समाज सुधार नहीं है,
सिनेमा की जिम्मेदारी है एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, लेकिन सिनेमा ने ये जिम्मेदारी निभाई है कि सामाजिक सुधार में भी उसने योगदान दिया है, नागरिकों को, दर्शकों को अवेयर करने में भी उसने योगदान दिया है। ऐसा नहीं कर सकते कि सिनेमा एक अलग दिशा में लेके चला जाता है, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन तो हमारे समाज के लोग जो जिनको जिम्मेदारी दी गई है कि समाज को सही दिशा दे, वो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिशियन दिशा बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। एग्जैक्टली। तो पॉलिटिशियन की भूमिका क्या है? पॉलिटिशियन की भूमिका ये नहीं है जो नरोत्तम मिश्रा कर रहा है, उस आदमी प्रज्ञा कर रही है। पॉलिटिशियन की भूमिका है जो गांधी नेहरू ने किया, जो भगत सिंह ने किया, जो सुभाष चंद्र बोस ने किया, जो अम्बेडकर ने किया, वो पॉलिटिशियन की भूमिका है कि समाज को 100 साल आगे जाकर के सोच करके दिखाए कि देखो समाज हमको यहाँ जाना है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे यहाँ जो गांधी जैसा पॉलिटिशियन हुआ जिस देश में, नेहरू जैसा एग्जीक्यूटर हुआ इस देश में, अम्बेडकर जैसा व्यक्ति हुआ जिसने संविधान, हमारा संविधान, दुनिया इस संविधान को मानती है, क्या नहीं है। लेकिन आप इन चीजों पे जान करके उलझाते हैं नागरिकों को, क्योंकि हमारे यहाँ अशिक्षा बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ धार्मिक जो ये जो नियाज IAS नियाज क्या कुछ नाम है उनका जिक्र कर रहे हैं, ये लोग कौन है? ये लोग चाहते हैं कि पब्लिक मूर्ख बनी रहे। इनके पास जाकर जब कोरोना काल आया तो देखिए कोरोना काल में कोई मंदिर और मस्जिद नहीं गया, सबने डॉक्टरों के पास दरवाजा खटखटाया, सब अस्पताल गए। और आज की तारीख में जब विज्ञान नहीं था तब धर्म की एक भूमिका समझ में आती थी। आज विज्ञान इतना आगे चला गया है कि धर्म गौण हो गया, उसका मतलब मायने नहीं रह गया है। आप जो है धर्म का कहाँ इस्तेमाल है? आज तक की तारीख में धर्म का इस्तेमाल सिर्फ राजनीतिक विवाद खड़ा करने में, समाज को हटाने में इस्तेमाल है। जी। अब क्योंकि समय थोड़ा बहुत ही सीमित समय बच गया है, तो मैं गुरप्रीत जी से भी एक समझ लेना चाहूंगी कि जो बायकॉट और ट्रोल्स होता है उस पर फिल्मों में जो काम करने वाले लोग हैं उनकी रोजगार पर कितना ज्यादा नकारात्मक असर पड़ता है। बहुत ही कम समय बचा हुआ है, तो मैं चाहूंगी कि संक्षेप में बात रखें। जी नेहा जी, देखिए वही लोग हैं जैसे शाहरुख जी हैं, दीपिका जी हैं, ये लोग पर्दे पे दिखाई देते हैं तो लोग उनको टारगेट करते हैं कि हाँ इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने वो कर दिया। लेकिन एक फिल्म बनाने के पीछे, एक सफल फिल्म बनाने के पीछे, चाहे सफल हो चाहे असफल हो, फिल्म बनाने के पीछे 100-150 लोगों की मेहनत लगती है। वो 100-150 लोगों का घर चल रहा है, उनकी इकोनॉमी चल रही है। अगर ये लोग फिल्में बंद कर देंगे तो उन लोगों के रोजगार का क्या होगा? मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री चल रही है तो वहां पे लाखों लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो पिछले कई सालों से फिल्मों में काम कर रहे हैं, फिल्मों से अपना घर चला रहे हैं। तो फिल्म इकोनॉमी एक बहुत बड़ी चीज है। फिल्मों के ऊपर बहुत हमारी इकोनॉमी टिकी हुई है। सेंसलेसली फिल्में बैन करते रहेंगे तो कैसे चलेगा? थिएटर्स हैं, उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री अलग है, थिएटर्स अलग है। थिएटर्स में स्टाफ होता है, थिएटर में इतना काम चलता है, टिकटें बिकती हैं, सब कुछ है, इकोनॉमी, पैसा चलता है। तो वो हमारे बहुत देश बड़ी बात कही आपने कि इस तरह से बिना किसी ठोस वजह के इस तरह से फिल्मों को अगर बैन करने के इस तरह से आह्वान किया जाता रहा तो रोजगार कैसे चलेगा? अर्थव्यवस्था जो एक सपोर्ट मिलता है फिल्मों से वो कैसे जो है मजबूत बनी रहेगी? बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी गुरप्रीत जी आपका भी और धनंजय जी आपका भी इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। और हमें ये समझने में मदद मिली आपकी बातों से कि वाकई में इस फिल्म का जो विवाद है इस पर क्या हमें गौर करना चाहिए। और अब जाते जाते मैंने इस पूरे विवाद पर कुछ लाइंस लिखी हैं, वो मैं अपने दर्शकों के लिए जरूर पढ़ना चाहूंगी कि मुल्क की सियासत में हिंदू मुस्लिम का उभार, जनता के मुद्दों का हो गया बंटाधार, रंगों की फिक्र करने वालों से क्या शिकवा करे, खबरों की दुनिया में ही सजने लगी हैं नफरतें बेशुमार। आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा? हमें अपना फीडबैक info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेज कर देना ना भूलें। फिर होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।